Once again welcome to our YouTube channel Education Swag। Dear student, आज का हमारा टॉपिक है द नाउन केस। Dear students, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में केस के विषय में जानेंगे और इसके प्रकारों को वन बाय वन कर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केस क्या है। Dear student, case shows a noun or a pronoun's relationship with other words in a sentence. Case shows a noun or a pronoun's relationship with other words in a sentence. Dear student, case एक संज्ञा या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ वाक्य में दिखाता है। आपको बच्चों समझ में आया होगा केस क्या है। केस एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ वाक्य में दिखाया जाता है, उसे हम केस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस? केस के कितने प्रकार हैं? सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। डियर स्टूडेंट, केस के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या हम इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कर्ता कारक कहते हैं। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस, जिसे हम हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। थर्ड इज पजेसिव केस और जेनिटिव केस, संबंध कारक। एंड फोर्थ इज वोकेटिव केस और नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो ये 4 प्रकार आपके केस के हैं। आइए हम लोग इसे वन बाय वन समझते हैं। आइए बच्चों, हम लोग नॉमिनेटिव केस को समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? अ नाउन और प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि संज्ञा या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम जो कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वह संज्ञा या सर्वनाम जो कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं या हम उसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आइए बच्चों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। जैसा कि बच्चों लाल किला एक प्रसिद्ध इमारत है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, द रेड फोर्ट जो कि द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द रेड फोर्ट नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। माया हैज गॉन टू मुंबई। माया मुंबई जा चुकी है। यहाँ पर माया द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर माया नॉमिनेटिव केस होगा। बच्चों समझ में आ गया होगा कि जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस को समझते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस एक ही है, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अ नाउन और प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि मैंने समझा कि जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसी तरीके से जो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं।
आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अ नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोहन हेल्प्ड सीमा, सोहन ने सीमा की सहायता की। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये नाउन आपके ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस हो गया, या इसी के एक्यूजेटिव केस कहते हैं। इसी तरीके से आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, यहाँ पर हिम आपका एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरीके से एग्जाम्पल और देखते हैं। माई फ्रेंड बॉट अ न्यू पेंसिल फॉर मी। जैसा कि डेशन मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ही बताया है कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों बहुत ज़्यादा न समझाते हुए हम इतना समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लिविंग थिंग्स। किसी निर्जीव वस्तु को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और किसी सजीव वस्तु को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा, माई फ्रेंड बॉट अ न्यू पेंसिल। यहाँ पर न्यू पेंसिल, नया पेंसिल क्या है, कोई निर्जीव है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। मी आपका क्या है, कोई सजीव वस्तु है, मी माने मुझे, लिविंग थिंग, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम डेटिव केस कहते हैं। बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, डेटिव केस भी पूछा जाता है। तो डेटिव केस का हम डिफिनेशन जान सकते हैं। व्हाट इज डेटिव केस? इन दिस केस अ नाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इस केस में वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात बच्चों जहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका रहेगा उसी को हम डेटिव केस कह सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग अब थर्ड डेफिनेशन को समझते हैं। आइए बच्चों हम लोग थर्ड डेफिनेशन को समझते हैं। थर्ड इज पजेसिव केस और जेनेटिव केस। तो पजेसिव केस या जेनेटिव केस क्या है? When a noun or pronoun shows ownership or possession in a sentence, it is said to be in the possessive case. Dear student, जैसा कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी वाक्य में ओनरशिप या पोजेशन को दिखाता है उसे हम पजेसिव केस कहते हैं। आइए बच्चों एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दिस इज रोहित बुक, यह रोहित की पुस्तक है। तो यहाँ पर रोहित की यहाँ पर रोहित आपका क्या है, पजेसिव केस में है, क्योंकि ये पोजेशन दिखा रहा है, बुक से संबंध इसका जोड़ रहा है। अर्थात हम ये समझते हैं कि जब कोई संज्ञा और सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध को दर्शाता है उसे हम पजेसिव केस में कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। दीज आर द लेग्स ऑफ द चेयर, यह कुर्सियों की टांगे हैं। तो यहाँ पर द लेग्स ऑफ क्या है बच्चों, पजेसिव केस में है। सी इज हिज वाइफ, यहाँ पर हिज पोजीशन को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर हिज पजेसिव केस में है। तो यहाँ पर रोहित द लेग्स ऑफ एंड हिज क्या है बच्चों, पजेसिव केस में है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि लिविंग थिंग के लिए नाउन एपोस्ट्रोफी यस लगाया जाता है, फिर उसके बाद पोजीशन को लिखा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल से मैंने समझा है कि नाउन क्या रोहित कोई लिविंग थिंग है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी यस और प्लस पोजीशन किस अधिकार किसके साथ दिखाया जा रहा है वो उस वर्ड को हम लिखते हैं। और नॉन लिविंग थिंग अर्थात निर्जीव के लिए पोजीशन द लेग्स ऑफ, पोजीशन या कुर्सी की क्या है, टांगे हैं। तो पोजीशन क्या है, द लेग्स, उसके बाद ऑफ, फिर नाउन। अगर निर्जीव है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, और लिविंग थिंग है यानी सजीव है उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। बच्चों इस वीडियो के लास्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम फोर्थ डेफिनेशन को समझते हैं, वोकेटिव केस और नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस।
जिसे हम नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। वोकेटिव मतलब संबोधन, इसमें किसी नाउन को संबोधन यानी पुकार करके पुकारा जाता है। इफ ए नाउन इज यूज टू एड्रेस सच यूज ऑफ नाउन इज कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, या हम वोकेटिव केस कहते हैं। यदि संज्ञा को संबोधन करके प्रयोग किया जाता है, ऐसे संज्ञा के प्रयोग को हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जिसे हम नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस भी कह सकते हैं, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, या हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं बॉयज। अब यहाँ पर बॉयज को हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। बॉयज डोंट मेक अ नॉइस, लड़कों शोर मत मचाओ। तो यहाँ पर बॉयज क्या है, आपका वोकेटिव केस है, या इसी को हम नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस कहते हैं। बच्चों, हम ये भी समझते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस वाक्य के पहले या बाद में भी रखा जा सकता है, लेकिन यह ध्यान देना है कि अगर हम पहले लिखते हैं वोकेटिव केस को, तो हम उसके बाद लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं। अगर लास्ट में लिखते हैं तो उस वोकेटिव केस के पहले हम कॉमा लिखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझेंगे कम हियर, यहाँ आओ। यहाँ आओ तो कम हियर के बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। फिर उसके बाद वोकेटिव केस जो एड्रेस कर रहा है, फिर उसको लिखा जाता है। यहाँ पर मुकेश क्या है, वोकेटिव केस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पॉजिटिव केस और जेनेटिव केस और वोकेटिव केस समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम फॉर्मेशन ऑफ पोजीशन को डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव केस को और अच्छे ढंग से समझने के लिए आइए हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर एपोस्ट्रोफी यस लगाएं कि ऑफ का प्रयोग करें, कंफ्यूज में रहते हैं। इस वीडियो से आपका इस टॉपिक से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहला रूल्स ये है कि बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द सिंगुलर नाउन ऑफ ए लिविंग थिंग, प्राणिबोधक एक वचन संज्ञा में एपोस्ट्रोफी यस जोड़ करके हम पॉजिटिव केस को बनाते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें अगर सजीव है तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जिसे कि पॉजिटिव केस को दर्शाया जाता है। तो ये बच्चों, जैसे कि एग्जांपल से राम्स पेन, राम क्या है, कोई सजीव लिविंग है, तो राम्स पेन, तो राम की कलम, यानी पॉजिटिव केस बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग के सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन में हो, तो हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके पॉजिटिव केस बनाते हैं। जैसे अगर कहना है यह राम की कलम है, दिस इज राम्स पेन, राम्स पेन, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इसी तरह सोहन्स पेंसिल, सोहन की पेंसिल। क्लियर बच्चों? फिर सेकेंड रूल यह कह रहा है कि बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी टू द प्लूरल नाउन ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के प्लूरल नाउन में केवल एपोस्ट्रोफी को जोड़ करके हम पॉजिटिव केस बनाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि राम एक वचन हो और उसका पॉजिटिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। राम की कलम, की के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन अगर आपका प्लूरल हो, बहुवचन हो, उसमें यस लगा हो, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई लिविंग थिंग हो, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए फादर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाया। इसी तरह जैसे राम्स पेन, सोहन्स पेंसिल, क्योंकि ये जीवित है, लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इसी तरह लिविंग थिंग हो लेकिन वो प्लूरल हो, उसमें यस लगा हो, तो उसका पॉजिटिव बनाने के लिए
फिर दोबारा हम एस को नहीं लगाते हैं, उस शब्द के बाद, उस वर्ड के बाद हम केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं और दूसरे वर्ड को लिख दिया जाता है जो कि इससे संबंध बनाता है। बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। इसी तरीके से थर्ड रूल्स कह रहा है बाई एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू द प्लूरल नाउन ऑफ ए लिविंग थिंग नॉट एंडिंग इन एस। लिविंग थिंग के प्लूरल नाउन में एस को जोड़ करके, अभी मैंने बताया कि लिविंग थिंग हो और प्लूरल हो तो केवल उसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, एस नहीं लगाया जाता। लेकिन अब हम यहां पर बताए लिविंग थिंग के किसी प्लूरल नाउन में एपोस्ट्रॉफी जोड़ते हैं अगर उस शब्द के अंत में यस न आ रहा हो, नॉट एंडिंग इन एस, तो उसमें हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी यस लगा सकते हैं। जैसे मेंस ड्रेस, पुरुषों का ड्रेस, तो यहाँ पर मेन क्या है, प्लूरल है। जैसा कि हम वाउल को चेंज करके इसको प्लूरल बनाए हैं, तो यहाँ पर एस तो लगा नहीं है, तो हम ये प्लूरल भी है तो इसका प्लूरल का पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। वुमेन्स कॉलेज, इसी तरीके से। तो बच्चों ये रूल्स आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट रूल है एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब बच्चों ये ध्यान में रखते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हो अर्थात निर्जीव हो, उसका पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमको ये कहा जाए द वेल्स वाटर, कुएं का पानी, तो कुएं के पानी के लिए द वेल्स वाटर लिखना गलत है, क्योंकि वेल क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो द वाटर ऑफ द वेल, कुएं का पानी, ये करेक्ट है। क्लियर बच्चों? इसी तरह 5 रूल्स है, बोथ कंस्ट्रक्शन आर पॉसिबल विद द नाउन्स और लिविंग थिंग्स। जैसा कि बच्चों मैंने ये समझा कि निर्जीव के साथ आप ऑफ का प्रयोग करते हो, फिर उसके बाद अगर सजीव हो, लिविंग थिंग्स हो, तो उसके लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और 5 रूल्स यह कर रहा है कि बोथ कंस्ट्रक्शंस और पॉसिबल विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग, और लिविंग थिंग के साथ दोनों कंस्ट्रक्शन क्या है, संभव है। कहने मतलब अगर हम बोलें राम्स पेन, राम की कलम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया सजीव के लिए एपोस्ट्रॉफी, लेकिन अगर द पेन ऑफ राम भी करते हैं तो ये आपका गलत नहीं होगा। कहीं कहीं बुक्स में लिखा रहता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, तो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर जी आपने बताया कि लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, लेकिन इस रूल्स को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। द पेन ऑफ राम, राम की कलम, ये भी सही है। अब बच्चों 6 रूल्स को देखते हैं। पॉजिटिव केस इज आल्सो यूज्ड विद द नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। समय, दूरी और वजन को भी दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, वहां पर ऑफ का प्रयोग नहीं करिएगा। जैसा कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी का दिन, एक सप्ताह की छुट्टी का दिन। 5 डेज लीव, यहाँ पर ऑफ न करिएगा, 5 दिनों की छुट्टी। अ मील्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट, अ टन्स वेट, अ बोट्स एज, अ नीडल्स पॉइंट, और नीडल की नोक, पॉइंट, बिंदु। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये रूल्स याद रखिएगा कि डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, समय, दूरी और वजन को भी दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी मानवीकृत ऑब्जेक्ट को भी दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि निर्जीव के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन मानवीकृत चीज़ों के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नेचर्स लॉ, अब यहाँ नेचर तो मैंने देखा नहीं, नेचर कौन है, इसको मानवीकृत किया है, तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा, यानी प्रकृति का नियम। एट डेथ्स डोर, जैसा कि मृत्यु के दरवाजे पर। अब मृत्यु का दरवाजा, मृत्यु को तो कोई देखा नहीं, केवल माना है, केवल हम उसको मान रहे हैं, मानवीकृत कर रहे हैं, तो वहां भी एपोस्ट्रॉफी
एस का प्रयोग किया जाएगा। और बच्चों हम ये समझते हैं कि जहाँ कहीं एनीबडी हो, एवरीबडी हो, नोबडी हो, समबडी हो, समवन हो, नो वन हो, यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, यानी प्रत्येक व्यक्ति की समस्या, तो वहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।